मैं दिन में साइकिल चलाकर सब्जी बेचता था और रात को पढ़ाई किया करता था। पिताजी गुस्सा करते थे कि 4 पैसे कमाकर लाता है और वह भी किताबों पर खर्च कर देता है। घर वालों को बताए बिना मैंने प्रतियोगी परीक्षा दी थी। जिस दिन परिणाम आना था, सब्जी बेचकर जैसे ही घर पहुंचा, देखा कि घर के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मैं सबको हैरानी से देख ही रहा था कि अचानक पिताजी भागते हुए आए और उन्होंने मुझे जोर से। मैं घर में अभी अभी दाखिल ही हुआ था कि पिताजी की गूंजती हुई आवाज मेरे कानों से टकराए। नालायक, तुझसे कल ही कहा था कि बिजली का बिल भरना है और तू ये किताबें खरीद लाया। इंसान में थोड़ी शर्म होनी चाहिए। एक बूढ़ा बाप कब तक सब कुछ करेगा? तुझे चाहिए कि अब तू अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाए, लेकिन तुझे तो इन किताबों से ही फुर्सत नहीं। मैं पिताजी की बातों को अनसुनाकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया था। मुझे मालूम था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अभी सबको नज़रअंदाज करना था। कमरे में बंद होकर जब मैंने आंखें बंद की, तो पिताजी की आवाज़ें अब भी घर में गूंज रही थीं। यकीनन माँ का दिल भी दुख रहा होगा। अक्सर वह मुझे समझाती थी, बेटा, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अपने पापा का सहारा बन जाओ। लेकिन मैं क्या करता? मैं दिन भर सब्जी बेचता और रात भर पढ़ाई करता। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हाँ, थोड़े बहुत पैसे जो मैं बड़ी मुश्किल से बचा पाता, उन्हीं से मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। लेकिन मेरी जिंदगी फिर भी आसान नहीं थी। काफी देर तक मैं दरवाजे के पास खड़ा उनकी बातें सुनता रहा। फिर मन मारकर कमरे में ही बैठ गया। मैंने तुरंत ही अपनी बाकी की किताबें अलमारी से निकाल ली और जमीन पर बैठकर नोट्स बनाने लगा। रविवार को हम सब दोस्तों ने मिलकर समूह अध्ययन करने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले सबको कुछ नोट्स तैयार करने थे। मुझे मालूम था कि मेरे सभी दोस्त आराम से इंटरनेट से नोट्स बना रहे होंगे, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इंटरनेट का खर्च उठा पाता। इसलिए मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर पुरानी किताबें खरीद कर लाता और उनकी मदद से अपने नोट्स तैयार करता। अचानक ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। दिल ना जाने क्यों भारी होने लगा था। मैंने अपनी किताबें एक तरफ धकेल दी थीं। पिताजी की बातें ना जाने क्यों दिल को सुकून नहीं लेने दे रही थीं। मैं तुरंत खड़ा हुआ, अलमारी के ऊपरी हिस्से में रखा अपना एकमात्र गुल्लक उतारा और भगवान का नाम लेकर उसे तोड़ दिया। उसमें से करीब 800 रुपये निकले, मेरे जमा किए हुए पैसे। इन्हीं पैसों से मैं एक शर्ट खरीदने वाला था। मैं काफ़ी समय से यह पैसे जोड़ रहा था, मगर अब मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपने इरादे पीछे खींच लिए। मैं पिताजी के कमरे में गया। वे अभी भी चिंतित बैठे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गया और उन्हें देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मैं आपको बहुत परेशान करता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं सारा दिन आपके खातिर काम करता हूँ, घर का चूल्हा जलाता हूँ, मगर थोड़ा बहुत तो मेरा भी हक बनता है। अभी मैं कुछ और कह ही रहा था कि वे बोल पड़े, अपनी यह मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जा। तेरे लिए माँ बाप, भाई बहन कोई मायने नहीं रखते। तू कोई एहसान नहीं कर रहा इस घर का चूल्हा जलाकर। मैंने भी तुझे खुद भूखा रहकर पाला है और अब तक पाल रहा हूँ। सब्जी बेचकर तू क्या कमा लेता है जो इस तरह की बातें कर रहा है? मैंने गहरी सांस लेकर उसे हवा के हवाले कर दिया था। मैं उनसे बदतमीजी नहीं करना चाहता था और ना ही मुझमें इतनी हिम्मत या साहस था। मैंने अपनी मुट्ठी में दबाए हुए पैसे पिताजी के सिरहाने पर रख दिए थे और उन्हें देखते हुए कहा था, ये कुछ पैसे मैंने अपनी शर्ट के लिए जमा किए थे। आप फिलहाल इनसे बिजली का बिल भरवा दीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। ये कहकर मैं रुका नहीं था और सीधे अपने कमरे में चला आया था। पीछे से अब भी उनकी आवाजें आ रही थीं। वे मुझे ही कोस रहे थे। हाँ, अब तुम हम पर एहसान जता रहे हो कि अपनी शर्ट के पैसे हमें दे रहे हो। नहीं चाहिए तुम्हारे ये 2 कौड़ी के पैसे, वापस ले जाओ इन्हें। मैंने तब तक अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। बड़ा होना भी किसी इंसान के लिए बहुत बड़ी पीड़ा होती है। कोई भी बड़ी संतान का दर्द नहीं समझता कि वो किन दुखों तकलीफों से गुजर रही है, वह क्या कुछ सह रही है।
काफी देर तक मैं जमीन पर ही बैठा इस बारे में सोचता रहा और फिर सिर झटककर अपनी किताबों की ओर बढ़ गया। जितना भी मैं अपने परिवार के लिए कर लेता वह इस समय कम ही था। मुझे अभी और मेहनत करनी थी ताकि मैं अपने परिवार को वह सारी सुविधाएं दे सकूं जिनके वे हकदार हैं। काफी देर तक मैंने नोट्स बनाने की कोशिश की, लेकिन आज दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। दुख इतना था कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। मैंने अपनी सारी किताबें बंद कर वापस रख दी और बिस्तर पर लेट गया। आंखों से आंसू ना जाने क्यों बहने लगे थे। गरीबी इंसान को तोड़ देती है और आज ये गरीबी मेरे सीने में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। पूरी रात रोते रोते ही बीत गई थी। मैं अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताता था, ना ही किसी के सामने आंसू बहाता था, मगर तन्हाई मुझे खा जाने को दौड़ती थी। लगभग सुबह 4 बजे मैंने गहरी सांस लेकर अपने अंदर उठती उस बेचैनी को शांत किया और वॉशरूम जाकर स्नान किया। थोड़ी ही देर बाद सुबह की राम नाम की आवाजें शुरू हो गई थीं। मैं तुरंत बाहर आ गया था। पूजा पाठ पूरी होते ही मैं प्रार्थना के लिए खड़ा हो गया और मैंने अपने दोनों हाथ प्रार्थना के लिए उठाए और अपने प्रभु से मुखातिब होकर बोला, दोनों जहानों के मालिक, मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरे पास कुछ नहीं है। पालनहार, तू सब जानता है कि मेरा दिल कैसा है। मैं अपने परिवार के लिए कितना निष्ठावान हूँ। हे ईश्वर, उन सबके दिलों में मेरे लिए दया उत्पन्न कर और मेरी जिंदगी को सरल बना। मेरी रोजी रोटी में वृद्धि कर और मुझे इस कठिन समय में राहत प्रदान कर। हे भगवान, मैं सफल होना चाहता हूँ। मैं अपनी परीक्षाओं में पास होना चाहता हूँ। बस तू कृपा कर दे। मैं केवल तेरे कृपा का ही मोहताज हूँ। मैं काफी देर तक प्रार्थना की छत पर बैठा रहा और अपने ईश्वर से प्रार्थनाएं करता रहा। कई बार मेरे मन में यह सवाल भी उठा कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ, मगर बदले में मुझे वह प्रेम क्यों नहीं मिलता। मगर मैंने ये शब्द कभी अपने मुंह से नहीं निकाले। बस होठों पर एक ही बात थी, तेरे अस्तित्व का धन्यवाद है। तूने बहुत कुछ दिया है। बस अब कृपा कर, अपनी दृष्टि मुझ पर दयालु कर दे। काफी देर तक प्रार्थना में बैठने के बाद मैंने भगवान का नाम लेकर एक बार फिर अपनी किताबें निकाली। मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। लगभग सुबह 9 बजे तक मैंने पढ़ाई की और फिर बाहर आकर अपनी साइकिल साफ करने लगा क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे सब्जी लेकर निकलना था। मैं अभी साइकिल ही साफ कर रहा था कि तभी अचानक पिताजी ने वही पैसे जो मैंने रात को उन्हें दिए थे मेरे मुंह पर फेंक दिए। मैं घबराकर उनकी तरफ देखने लगा। वो मुझे देखते हुए बोले, रात को कहा था ना, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। फिर क्यों मेरे तकिए के पास रखकर चले गए थे। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जितनी बेइज्जती करवानी थी तुम करवा चुके हो। अब ये पैसे रखो और अपना गुजारा खुद करो। मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं अपने छोटे बच्चों का पेट पाल लूंगा। पिताजी की बात सुनकर मैंने फौरन कहा, क्या हो गया है आपको। मैंने तो कुछ नहीं कहा, बस एक बात कही थी और आप बिना वजह गुस्सा कर रहे हैं। मैं कुछ और कहता, इससे पहले ही उन्होंने एक जोरदार लात मेरी कमर में मारी और बोले, कहा ना, चुप रहो वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। मेरी कमर में दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। चुपचाप पैसे उठाकर जेब में रख लिए और साइकिल साफ कर घर से निकल गया। मैं बिना वजह झगड़ा नहीं चाहता था। तकलीफ बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब मैंने अपने चेहरे पर कठोरता ओढ़ ली थी। गर्मी की दोपहर में मेरा पूरा शरीर झुलस रहा था, लेकिन मैं अपनी तमाम तकलीफें भूलकर चारों ओर घूम घूम कर सब्जी बेच रहा था। आज ना जाने भगवान की कृपा थी या मेरी किस्मत, आमदनी बहुत अच्छी हुई थी। शाम से पहले ही मेरी सारी सब्जी बिक गई थी, लेकिन मैं घर नहीं गया क्योंकि जानता था कि यह समय पिताजी के घर आने का है और इस समय उनका गुस्सा हमेशा चरम पर होता है। मैं एक तरफ छांव में बैठ गया और अपनी किताबें निकालकर पढ़ने लगा। बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। पिताजी का व्यवहार बार बार आंखों के सामने आ रहा था, मगर मैं सिर झटककर पढ़ाई करता रहा।
इंसान जीवन में किसी भी दुख को झेल लेता है, लेकिन माता पिता का व्यवहार उसे तोड़ देता है। काफी देर तक मैं वहीं बैठा एक विषय याद करता रहा और फिर शाम के बाद घर की ओर रवाना हुआ। जैसे ही मैं साइकिल लेकर घर पहुंचा, मेरी माँ रोते हुए मेरे सीने से लग गई। उन्हें रोते देखकर मैंने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है। पिताजी कहाँ हैं? आपको कुछ हुआ है क्या? मेरी बात सुनकर वह तड़पकर बोली, तुमने समय देखा है क्या हो रहा है? तुम्हारी माँ की जान अटकी हुई थी। तुम्हें मालूम है मेरे दिल पर क्या बीतती है जब तुम समय पर घर नहीं आते? मुझे क्या मालूम सुबह तुम दोनों बाप बेटे के बीच क्या हुआ, लेकिन तुम अपनी माँ को बेवजह अपने पिता की सजा क्यों देते हो? उनकी बात सुनकर मैंने नरमी से कहा, माँ, आपको क्या हो गया है? मैं भला आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मैं तो इसी घर में रहता हूँ, यहीं वापस लौट कर आऊंगा। आज मैंने सोचा कि थोड़ा और समय लगाकर सारी सब्जी बेच दूं, फिर कल मंडी चला जाऊंगा। आप क्यों उल्टा सीधा सोच रही हैं? आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा मुस्कुरा दी थीं, जबकि मैंने उन्हें अपने पास ही बैठा लिया था। पूरा दिन मेरा जलते तड़पते बीता था, लेकिन अब माँ की ममता देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जलते हुए सीने पर ठंडी हवा का छिड़काव कर दिया हो। काफी देर तक वह मेरे सीने से लगी रहीं, ना जाने क्या क्या बोलती रहीं और फिर मुझे चारपाई पर बिठाकर बोली, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मेरा बच्चा भूखा होगा। एक तो तुम्हारे पापा भी ना हर वक्त तुम्हारे सिर पर सवार रहते हैं। जब तुमने कल बिजली के बिल के पैसे दे दिए थे तो उन्हें जमा कर देना चाहिए था, लेकिन बेवजह का हंगामा करना उन्हें पुरानी आदत है। पहले तुम्हारे चाचा के पीछे पड़े रहते थे, अब उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया है। माँ की बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया था। माँ और पापा की आपस में बहुत कम बनती थी, लेकिन एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। काफी देर तक वह मुझसे इधर उधर की बातें करती रहीं और फिर अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगीं। जीवन में अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, तब भी माँ हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद मैंने उनका माथा चूमा और उठ खड़ा हुआ। अब मेरा मूड बेहतर हो चुका था। मेरा इरादा अब पढ़ाई करने का था। मैंने ठान लिया था कि आज अपने नोट्स पूरा करके ही रहूंगा, क्योंकि 2 दिन बाद हम सब दोस्तों की मुलाकात थी। अगर मेरे नोट्स पूरे नहीं हुए तो बेवजह की बातें सुनने को मिलती और मैं ऐसी किसी बात का आदी नहीं था। कमरे में जाते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया और पिछले हिस्से की खिड़की खोल दी। किताब लेकर मैं एक बार फिर जमीन पर बैठ गया और काम शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। लगभग रात के 3 बजे तक मैंने पढ़ाई की, फिर किताबें बंद करके रख दी क्योंकि सुबह 6 बजे मुझे मंडी भी जाना था। लेटते ही मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद ने मुझे अपनी गोद में सुला लिया। मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ था। मेरी आंखें माँ की पुकार पर ही खुली थीं। मैं तुरंत उठ गया। जब घड़ी की ओर देखा तो मेरे तोते उड़ गए, क्योंकि घड़ी 7 बजे बजा रही थी। इस समय तो मुझे मंडी में होना चाहिए था। मैं जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर बाहर आ गया। माँ नाश्ता तैयार कर रही थीं, मगर मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं नाश्ता करता। उन्हें अलविदा कहकर मैं सीधे मंडी के लिए रवाना हो गया। करीब आधा घंटा साइकिल चलाने के बाद मैं मंडी पहुंचा। मुझे वहां पहुंचने में काफी देर हो चुकी थी, इसलिए अच्छी अच्छी सब्जी पहले ही बिक चुकी थी। फिर भी मैंने दिल पर पत्थर रखकर थोड़ी बहुत खरीद ली और तय किया कि अब कल आकर बाकी की ले जाऊंगा, क्योंकि इस समय उन्हें ले जाकर बेचने का मतलब था उन्हें खराब करना। मेरी वापसी लगभग 9 बजे के आसपास हुई। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि मेरा काफी सारा समय निकल गया था। साइकिल लेकर मैं तुरंत बेचने के लिए निकल पड़ा। माँ ने एक बार फिर नाश्ता करने की हिदायत दी, लेकिन समय की कमी के चलते मैंने उसे टालना ही बेहतर समझा। गलियों में निकलते ही बहुत से लोगों ने मुझसे शिकायत करना शुरू कर दिया कि वे कब से मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं सब्जियों में पानी छिड़ककर उन्हें तरोताज़ा रखता था, जिससे शहर के लोग सुबह सुबह बड़े आराम से सब्जी खरीद लेते थे। आज देर होने की वजह से मेरा काफ़ी नुकसान हो गया था, क्योंकि सभी अपने काम पर जा चुके थे।
थोड़ी बहुत ही सब्जी बिक पाई थी। मैंने तुरंत ही अपनी साइकिल एक स्कूल के सामने खड़ी कर दी थी। मन में यही इच्छा थी कि काम से आने के बाद सभी सब्जी खरीद लेंगे और मैंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की थी। थोड़ी देर बाद ही सभी काम से वापस आने लगे, लेकिन कुछ ही लोगों ने सब्जी खरीदी, बाकी लोग चले गए। पूरा दिन मेरे लिए कुछ अजीब ही रहा। बिल्कुल भी अच्छी कमाई नहीं हुई थी, लेकिन मैंने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। इसमें भी ईश्वर की कोई ना कोई मंशा जरूर होगी, लेकिन आज मुझे यह नहीं पता था कि मुझ पर कैसी विपत्ति आने वाली है। जब मैं घर पहुंचा तो घर पूरी तरह अंधेरे में था। बिजली न होने की वजह से पिताजी बहुत गुस्से में थे। घर में कदम रखते ही उनकी तेज आवाज मेरे कानों से टकराई। उन्होंने कहा, कितनी बार कहा था कि बिजली का बिल भरवा दो, लेकिन नहीं, लगता है बेटे को बर्बाद करके ही रहोगे। मैंने इस बार उन्हें हैरानी से देखा। दिल तो किया कि उन्हें जमकर जवाब दूं। मैंने कहा, जब मैंने पैसे दे दिए थे तो आपने बिल क्यों नहीं भरा? अब बिना वजह की बातें बनाने का क्या मतलब? लेकिन फिलहाल मैं चुपचाप बिल उठाकर दुकान की ओर बढ़ गया। बिल जमा कराने के बाद जब मैं लौटा तो पिताजी बिजली मिस्त्री से तार जुड़वा रहे थे, जो लाइनमैन लोग काटकर चले गए थे। मैंने खुद को संयमित करते हुए माँ को देखा और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया, बस 2 अमरूद ही खाए हैं। आप खाना दे दीजिए। ये सुनकर माँ बेचैन हो उठी और बोली, तुम्हें कितनी बार रोका था, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। माँ की तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया और उन्हें देखते हुए बोला, आप ही की तो परवाह है, वरना मैं इस घर में क्यों रहूं? ऐसा मुमकिन ही नहीं। इतना कहकर मैं कमरे में चला गया। पीछे से पिताजी की डांटने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अब मैं शांत था। रात भर मैंने मन लगाकर पढ़ाई की। अगले दिन मैं समय पर मंडी जाकर सब्जी खरीद लाया ताकि आगे परेशान ना होना पड़े। इतवार की सुबह पिताजी ने सख्ती से टोका, किताबें उठाकर कहाँ जा रहे हो? साइकिल लेकर निकलो। लेकिन आज मैं किसी की बात नहीं सुन सकता था, क्योंकि इस संयुक्त अध्ययन का मतलब था बहुत कुछ सीखना। वह चीजें जो अमीर बच्चे ट्यूशन में सीखते हैं, मैं उनसे मदद ले सकता था, और इतना बड़ा मौका मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कभी संयुक्त अध्ययन में ना जाता, बल्कि अपने काम पर ही लगा रहता। लेकिन अब भी मुझे अपना समय इस काम में लगाना ही था। जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो सबने मुझे बराबरी की इज्जत दी। किसी ने भी मुझे गरीब कहकर नहीं भगाया। बेशक वह सभी अमीर थे, लेकिन उन सब में इंसानियत थी। वे मुझे नीचा नहीं समझते थे। हमने काफी देर तक पढ़ाई की और मैं दोपहर लगभग 3 बजे घर लौटा। घर पहुंचते ही पिताजी ने गालियां देनी शुरू कर दी। कहाँ आवारागर्दी करने चले गए थे? तुम्हें घर की कोई चिंता नहीं है? कितने लोग दरवाजे पर आकर चले गए कि आज सब्जी बेचने वाला नहीं आया। इस तरह से बात बिगड़ जाती है। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा था। एक पल के लिए मन में विचार आया था कि पिताजी को बता दूं कि मेरा क्या इरादा है और मैं कहाँ से आ रहा हूँ। लेकिन मैं जानता था कि उन्हें बताना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, इसलिए मैं चुप ही रहा। मैंने अब चुप रहने का व्रत ले लिया था। कुछ कहने से सिर्फ इंसान की इज्जत कम होती है, इसलिए मैंने खामोशी से जीवन बिताने का संकल्प ले लिया था। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। पिताजी अब चुपचाप रहने लगे थे। वह भी मुझसे ज्यादा बातें नहीं करते थे, क्योंकि अब मैं समय पर पैसे भी दे दिया करता था और अपनी पढ़ाई के लिए अलग से बचा भी लेता था। ये तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मुझे छात्रवृत्ति मिल गई थी। अगर मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो शायद मैं कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता और प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाता। मैं सिविल सेवा परीक्षा देना चाहता था, लेकिन उसके लिए भी गहन पढ़ाई की जरूरत थी। 1 महीने बाद मेरी परीक्षाएं थीं। अब प्रतियोगिता काफी कठिन हो गई थी। कंबाइंड स्टडी अब खत्म हो चुका था। हम एक साथ मिलकर पढ़ते थे, लेकिन अब वह सिलसिला भी ठंडा पड़ गया था। मुझे अब काफी तनाव होने लगा था, क्योंकि उस साझा अध्ययन से मुझे बहुत मदद मिलती थी।
मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि महंगे ट्यूशन ले सकूं। मेरे दोस्त ही ट्यूशन लेते थे, जिनकी मदद से मुझे अच्छे नोट्स मिल जाते थे और बहुत कुछ समझने को भी मिल जाता था। मेरे चेहरे की चिंता देखकर मेरी माँ मेरे पास आकर बैठ गईं। मैं बिल्कुल चुपचाप बरामदे में बैठा हुआ शून्य में देख रहा था। वो मुझे देखकर बोली, कुछ हुआ है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि तुम अब बहुत शांत रहने लगे हो। अगर कोई परेशानी है तो अपनी माँ को बताओ। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा रुंधे हुए स्वर में बोला, मुझे इंटरनेट की बहुत जरूरत है। एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। आपको पता है कि 1 महीने बाद मेरी परीक्षाएं हैं और मेरे पास पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं है। पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई साझा अध्ययन से हो जाती थी, लेकिन अब वह भी खत्म हो गई है क्योंकि सभी ने कहा है कि अब वे अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। जितना एक साथ पढ़ना था, पढ़ लिया है। माँ, अगर मैं इस परीक्षा में सफल हो गया, तो आपको पता भी नहीं कि मैं कितना आगे बढ़ जाऊंगा। मेरी बात सुनकर माँ ने मेरी ओर देखते हुए पूछा, एक मोबाइल फ़ोन लेने में कितने पैसे लगते हैं? मैंने धीमे स्वर में कहा, थोड़ा बहुत ठीक ठाक पुराना मोबाइल भी 1000 से कम में नहीं आता और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तो कल के लिए सब्जी भी खरीद कर लाया हूँ। अब उन्हें बेचूंगा, तभी नई सब्जी ला पाऊंगा। मेरी बात सुनकर माँ ने मुझे देखकर कहा, अगर तुम परीक्षा में पास हो गए और तुम्हें एक अच्छी खासी नौकरी मिल गई, तो क्या तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दोगे? उनकी बात सुनकर मैं हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। अचानक उन्होंने अपना बटुआ निकाला और मुझे 10,000 रुपये देते हुए बोली, आज ही मेरी समिति खुली है। मैंने ये पैसे तुम्हारे पिताजी से छुपकर जमा किए थे, लेकिन अब ये तुम रख लो और एक अच्छा मोबाइल फ़ोन खरीद लो। ये बात किसी से मत कहना और खासकर अपने पिताजी से बिल्कुल नहीं। मोबाइल फ़ोन छुपाकर इस्तेमाल करना और रात को पढ़ाई करना। मेरी भी ये बहुत बड़ी इच्छा है कि मेरा बेटा आगे बढ़े। मैं तुम्हें सब्जी बेचते हुए नहीं देखना चाहती। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तो पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत आगे जाओ ताकि तुम्हारे दोनों छोटे भाई बहन भी सफल हो सकें। माँ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये 10,000 मेरे लिए बेहद कीमती थे, लेकिन मेरा दिल इन्हें लेने के लिए राजी नहीं था। ना जाने क्यों मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं असफल हो गया तो माँ के पैसे डूब जाएंगे। मैंने ठान लिया था कि मैं ये पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, अगर मैं ये पैसे रख लूंगी तो घर के खर्चों में खर्च हो जाएंगे। तुम कम से कम मोबाइल ले आओ ताकि तुम्हारी मुश्किलें थोड़ी कम हो सकें। मैं कुछ देर तक सोचता रहा और फिर तुरंत फैसला किया, मैं ये पैसे रख लेता हूँ। अगर मैं असफल हो गया तो माँ को धीरे धीरे करके पैसे लौटा दूंगा। यही सोचकर मैं मोबाइल मार्केट की तरफ निकल गया। मुझे एक अच्छा मोबाइल फ़ोन मिल गया था। भले ही वह थोड़ा सस्ता ही क्यों ना था, लेकिन वह मेरे काम का था। मैंने पड़ोसी से वाईफाई का पासवर्ड ले लिया और अपना कमरा बंद करके पढ़ाई में जुट गया। मेरे पास सिर्फ 1 महीना था और इस 1 महीने में मुझे बहुत कुछ बदलना था। समय बीता और मेरे परीक्षा के दिन आ पहुँचे। मेरी माँ ने मेरी बहुत मदद की थी, जिसके लिए मैं उनका शब्दों में शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। उनके कारण मेरी कई समस्याएं हल हो गई थीं। जो भी समझना होता था, मैं मोबाइल की मदद से सीखता था। आज मेरा इम्तिहान था। दिल की धड़कन सामान्य से बहुत तेज थी। माँ से मिलकर मैं परीक्षा केंद्र की ओर रवाना हो गया। एक लंबी दूरी तय करके मैं अपने केंद्र पर पहुंचा। मेरे दोस्त भी वहां पहुंचे थे, लेकिन जिस कक्षा में मैं बैठा था, वहां मेरा कोई दोस्त नहीं था। प्रश्न पत्र सबके आगे रख दिए गए। मैंने भगवान का नाम लिया और पेपर देना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे तक मैंने सिर तक नहीं उठाया। 3 घंटे के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई थी क्योंकि मैंने बहुत अच्छा पेपर दिया था। समय तेजी से गुजरता गया। एक रोज की तरह मैं सब्जी बेचकर घर लौट रहा था। तभी मुझे दूर से अपने घर के बाहर भीड़ दिखी। मैं घबरा गया, ये भीड़ किस बात की है? जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ कई कैमरा वाले खड़े थे और साथ में पुलिस भी मौजूद थी।
मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मेरे पिताजी उस भीड़ को चीरते हुए मेरे पास आए और बिना कुछ कहे मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं हैरान था, यकीन नहीं हो रहा था कि पिताजी ने मुझे गले लगाया है। वह मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, सूरज। मैंने तुम्हारे जज्बात नहीं समझे, तुम्हारी मेहनत नहीं देखी, लेकिन आज तुम्हारी खामोश मेहनत ने पूरे शहर में तुम्हारा नाम कर दिया है। तुमने यूपीएसएससी की परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है। मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पिताजी के ये कहते ही सारे पत्रकार मेरी ओर मुड़ गए। पुलिस ने मुझे घेरे में ले लिया। कोई सवाल पूछ रहा था, कोई कैमरा आगे कर रहा था। मैं तो जैसे पत्थर बन गया था। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ हो रहा है। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने देश की सबसे कठिन परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यह कोई साधारण बात नहीं थी। मेरी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। कुछ दिनों बाद मुझे प्रशिक्षण पर भेज दिया गया और उस प्रशिक्षण के दौरान मुझे वेतन भी मिलने लगा, जिसमें से कुछ पैसे मैंने अपने माता पिता को भेज दिए। मुझे पता था कि अब हमारे घर के हालात बदल जाएंगे, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल रह गया था, पिताजी ने मेरे सामने हाथ क्यों जोड़े थे? इस बात से मेरा दिल हमेशा उदास रहता था। एक बेहतरीन प्रशिक्षण के बाद मुझे एक अच्छा अवसर मिला। मेरी जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। मैंने माँ से मिले पैसों को लौटा दिया था और उनका तहे दिल से धन्यवाद किया था, क्योंकि अगर वे पैसे मुझे ना मिले होते तो मेरे लिए पहली पोजीशन हासिल करना बहुत मुश्किल होता। जिंदगी में इंसान के सामने कई दुख आते हैं, इतने अधिक कि वह टूट सकता है, लेकिन एक छोटी सी आशा और उम्मीद आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी उस छोटी सी उम्मीद को जिंदा रखें, क्योंकि जब आपकी उम्मीद मर जाती है तब आप भी अंदर से टूटने लगते हैं। मेरे छोटे भाई बहन अब अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैंने अपने दम पर पिताजी को एक किराने की दुकान शुरू करवा दी है। माँ की भी इच्छा है कि मैं कोई व्यवसाय शुरू करूं, लेकिन फिलहाल मैं उन्हें केवल मानसिक शांति देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी माँ ने गरीबी के बहुत कठिन दिन देखे हैं और उन दिनों में उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं सबको केवल एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, माता पिता चाहे कभी कभी कठोर क्यों ना लगे, उनसे कभी नाराज मत होइए। उनका साथ ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शांति और ताकत होता है। वे हर इंसान के लिए सबसे अनमोल धरोहर होते हैं। जन्म से लेकर जीवन के अंत तक इंसान की परवरिश में माता पिता की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे किसी पेड़ और पौधे की देखभाल में माली की मेहनत दिखती है, उसी तरह इंसान की परवरिश में माता पिता की मेहनत और संस्कार झलकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। मेहनत, त्याग और संस्कार ही हमें इंसान बनाते हैं। हमें उनके प्रति सदैव आभार और सम्मान की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि उनका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और शांति का स्रोत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।